हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ विल्सन्स डिजीज़, जिसे हम हिपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। एक्चुअल में विल्सन्स डिजीज आखिर बोलते किसको है? विल्सन डिजीज, जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हीमोक्रोमेटोस, जिसमें आयरन का लेवल जो है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही विल्सन्स डिजीज जो होती है, इसके अंदर कॉपर जो है ना, कॉपर का जो बॉडी के अंदर जो लेवल जो है, कॉपर का जो एक्यूमुलेशन है बॉडी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये जो है एक रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। बट ऑटोसोम्स जो होते हैं उसके अंदर रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कॉपर जो है उसका एक्सेस में एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। बॉडी में भी किस पार्ट्स के अंदर, जैसे लीवर के अंदर हो गया, ब्रेन के अंदर हो गया, या फिर आइज के अंदर हो गया, और भी होते हैं जैसे स्केलेटन वगैरह, तो इनके अंदर भी एक्यूमुलेशन हो सकता है। बाकी मेनली तो क्या है, लीवर, ब्रेन एंड आइज। तो इन्हीं से रिलेटेड क्या आएंगे आगे अपने पास, जो क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं, वो इन्हीं तीन जो है मोस्टली इन तीन से रिलेटेड आते हैं। बाकी स्केलेटन से रिलेटेड भी आ सकते हैं। ठीक है, आखिर ये होता क्यों है? जो इसके अंदर क्या होता है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन जो होता है इसका, वो होता है एक म्यूटेशन होना जीन के अंदर। कौन से जीन के अंदर? ATP7B। ATP7B जीन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से विल्सन्स डिजीज जो होती है वो कॉज होती है। ठीक है, अब अगर बोले कि ATP7B जीन जो होता है, आखिर इसमें मतलब डिफेक्ट की वजह से कैसे कैसे आगे विल्सन डिजीज कॉज जाती है, तो वो हम समझते हैं। देखिए, ATP7B जीन जो है, इसके अंदर क्या होता है, डिफेक्ट होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सेरुलोप्लाज्मिन होता है, सेरुलोप्लाज्मिन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी, जैसे हमने कोई फूड इंटेक किया, ठीक है, अब उसके अंदर कॉपर वगैरह तो होगा ही। तो वो कॉपर वगैरह जो होता है, वो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो क्या होता है, वो सेरुलोप्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये सेरुलोप्लाज्मिन जो होता है, ये अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। मोस्टली ये जो बाइल होता है ना, बाइल जूस वगैरह, उसके द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। क्या होता है, जैसे पर रीजन क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ATP7 जीन में क्या हो गया, डिफेक्ट हो। अगर नॉर्मली होता तो सेरुलोप्लाज्मिन बनता और बाइल के द्वारा ये कॉपर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता। बट यहाँ पे जो ATP7 जीन है, उसमें डिफेक्ट होने की वजह से जो सेरुलोप्लाज्मिन जो होता है, सेरुलोप्लाज्मिन का सिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाता, फेलियर हो जाता है सेरुलोप्लाज्मिन का सिंथेसिस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो कॉपर जो है कॉपर जो है बाइल के थ्रू जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना था, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाइल के थ्रू अगर कॉपर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, तो कॉपर क्या होता है, बॉडी के अंदर ही या फिर जो अपनी लीवर है उसके अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, और एट लास्ट लीवर डैमेज वगैरह कोज करेगा। और जब कैपेसिटी से ज्यादा वो अंदर एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद में वो ब्लड के अंदर क्या होता है, बाहर निकलने लगेगा, अलग अलग ऑर्गन्स तक जाएगा, जैसे ब्रेन वगैरह, आइज वगैरह, और वहां जाके उनको भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज द विल्सन्स डिजीज। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की, कि आखिर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो देखो, जैसे हमें पता है कि भाई, अपने बोला कि इसमें म्यूटेशन होता है ATP7B जीन का, तो ऑब्वियसली ये क्या होता है, ये इनहेरिटेड ही है ना, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आया। यूजुअली जो है सिम्टम्स जो होते हैं, वो 5 साल से लेकर 45 साल तक, मतलब स्टार्टिंग के 4-5 साल में तो सिम्टम्स इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। बट उसके बाद में जो है 5 से लेकर 45 साल के बीच में जो है जितने भी सिम्टम्स होते हैं, सारे देखने को मिलते हैं यूजुअली। ठीक है, सारे सिम्टम्स देखने को आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, बट मेनली जो मैंने यहाँ पे 3 ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया था, लीवर, ब्रेन एंड आइज, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ सिम्टम्स जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हिपेटिक फीचर्स के बारे में। अब हिपेटिक फीचर्स में क्या हो सकता है कि लीवर को कैसे अफेक्ट करेगा। तो देखो, अगर जैसे कि नॉर्मली हम हर चीज में देखते हैं कि अगर लीवर से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो उसमें क्या होता है, जैसे सेरुलोप्लाज्मिन वगैरह का सिंथेसिस नहीं हो रहा, कॉपर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन एक्यूट भी हो सकता है, बार बार रिकरेंट हो सकता है, या फिर क्रॉनिक के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है आगे जाके। ठीक है, उसके अगर ये हेपेटाइटिस क्रोनिक हो गया और आगे तक चलता ही जा रहा है, तो लीवर फेलियर जैसी कंडीशंस भी आ सकती हैं, सिरोसिस जैसी कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं, और एट लास्ट हीमोलाइसिस या फिर रिनल ट्यूबुलोपैथीज जो होती है, ये इससे हेपेटिक से रिलेटेड नहीं है, मैंने ऐसे इसको यहाँ पे मेंशन किया है कि हीमोलाइसिस वगैरह भी हो सकता है, साथ में वहाँ पे रिनल ट्यूबुलोपैथीज वगैरह जो होते हैं, जो रेनल सिस्टम से रिलेटेड है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं आपको। ठीक है,
उसके बाद में बात करेंगे, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या था, ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो ब्रेन को अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो जब ब्रेन को अफेक्ट करेगा तो जैसे मोस्टली वो जो इरिटेबिलिटी वगैरह होती हैं या फिर कॉग्निटिव पावर वगैरह जो होती हैं वो कम हो जाएंगी, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स तो होंगे ही। उसके साथ साथ ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे पर्सन के अंदर, ठीक है। उसके साथ कोरियो एथेटोसिस देखने को मिलेगा। कोरियो एथेटोसिस क्या होता है, जैसे कोरिया क्या होता है, कोरिया को अपन बोलते हैं कि हॉल बॉडी जो होती है, पूरी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी डांसिंग देखने को मिलती है, जर्किंग देखने को मिलती है हॉल बॉडी के अंदर, वो दैट इज कोरिया। एंड एथेटोसिस क्या होता है कि जैसे अपन पियानो बजाते हैं ना, तो पियानो बजाते हैं तो फिंगर्स का जो मूवमेंट होता है ना पियानो के टाइम पे, ऐसा मूवमेंट कंटिन्यूसली पर्सन के अंदर होता ही रहता है, ठीक है, फिंगर्स का। तो दैट इज कोरियो एथेटोसिस, ये देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिलेंगे पर्सन के अंदर, कि वो बहुत ही जो है डल देखने को मिलेगा, इरिटेबल देखने को मिलेगा, ये जो कॉग्निटिव पावर मैंने बताया वो डिमिनिश हो जाएंगी, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके साथ डिसआर्थरिया देखने को मिलेगा, मतलब पर्सन जो है स्लर्ड स्पीच होगी, जो बोलेगा ना वो अपन को समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली वो बोल क्या रहा है, ठीक है, दैट इज डिसआर्थरिया। उसके साथ पार्किंसनिज़ वाली जो कंडीशन होती है, पार्किंसन वाली जो होती है ना, वो कंडीशन जो है वो भी पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड है, हमने जैसे आई देखा था कि आई के अंदर भी कॉपर एक्यूमुलेट होता है, तो आई के सिम्टम्स भी होंगे। तो देखो ये वाला जो है ना आई का जो फीचर है, जैसे अपन कैसर फ्लिशर रिंग्स कहते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कैसर फ्लिशर्स रिंग क्या होती है। तो देखो कैसर फ्लिशर्स रिंग क्या होती हैं, ये जो है जैसे अगर अपन आई की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी आई है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बीच के अंदर है ना। तो देखो आई की अगर बात करते हैं तो आई के अंदर इसने बोला कि जो कॉर्निया होगा, कॉर्निया की जो मार्जिन होंगी, मीन यहाँ पे, ठीक है, कॉर्निया की जो मार्जिन होंगी वहां पे क्या होता है, कॉपर का डिपोजिशन, वहां पे है ना गोल्डन ब्राउन रिंग्स बन जाती हैं, गोल्डन और ब्राउन कलर की रिंग्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ये जनरली क्या होती है, कॉपर के डिपोजिशन की वजह से होती है, तो जो डिस्मेट मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कॉपर के डिपोजिशन की वजह से देखने को मिलती है, और ये यूजुअली ये ऊपर वाली को पहले अफेक्ट करती है, ठीक है। तो दिस इज गोल्डन ब्राउन रिंग्स एट द कॉर्निया की मार्जिन के ऊपर, ओके। और जो अपन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं, उसके स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन जब पर्सन का परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, कि गोल्डन ब्राउन रिंग बनी हुई है। तो ये एक ना बहुत ही अच्छा फीचर होता है जिससे अपन विल्सन डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने क्लिनिकल फीचर्स एक्सप्लेन किए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की, कि आखिर अगर पर्सन इस विल्सन डिजीज से अगर सफ़र कर रहा है तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम पर्सन के लिए परफॉर्म करवा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ये तो है ही, देखो ये तो पर्सन जब अपने पास आएगा तो अपन है ना जो उसका एग्जामिनेशन करेंगे उसी के अंदर देख लेंगे कि उसको आंखों में अगर ऐसा अपन को कुछ देखने को मिलेगा, गोल्डन ब्राउन रिंग्स देखने को मिलेंगी, फिर अपन स्लिट लेग एग्जामिनेशन करवाएंगे, उसके अंदर अपन को ये कंफर्म हो जाएगा कि दीज आर द कैसर फ्लिशर्स रिंग। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा मैंने बोला था कि ATP7B जीन जो होता है उसके अंदर डिफेक्ट आता है, तो ATP7B जीन डिफेक्ट है। अगर बचपन से अगर ये चीज़ें हो रही हैं बच्चों को तो अपन जेनेटिक टेस्टिंग करवाएंगे कि ATP7B जीन जो है सही है कि या फिर इसमें म्यूटेशन है, ठीक है। तो जेनेटिक टेस्टिंग होगी, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, जो जो चीज़ें अपन ऊपर पढ़े उन्हीं के लिए अपन परफॉर्म करवा रहे हैं। थर्ड इज, जैसे हमने बोला था कि सिरुलोप्लाज्मिन का सिंथेसिस कम बंद हो गया था, जिसकी वजह से कॉपर जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा था, कॉपर एक्यूमुलेट हो रहा था। देन अपन देखेंगे कि सिरुलोप्लाज्मिन का आखिर लेवल क्या है सीरम के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर विल्सन डिजीज और सिरुलोप्लाज्मिन का लेवल जो सीरम के अंदर कम देखने को मिलेगा, यूजुअली लेस देन 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, सॉरी मिलीग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलेगा। सो लो सिरुलोप्लाज्मिन, तो इस अपन को पता चल जाएगा कि हाँ विल्सन डिजीज को है। या फिर आप है ना, जैसे कि अपन ये भी तो कहते हैं ना कॉपर कितना एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन के हेल्प से, तो अगर देखो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉपर अगर होगा देन यूरिन के द्वारा पे बहुत ज़्यादा ही एक्सक्रीट होगा। सो अगर ग्रेटर देन 100 माइक्रोग्राम पर 24 आवर अगर रिलीज हो रहा है देन अपन कह सकते हैं कि हाँ इसको विल्सन डिजीज हो सकती है। तो ये टोटल 4 इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम परफॉर्म कर पा सकते हैं विल्सन डिजीज को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। दैट इज लो सीरम सिरुलोप्लाज्मिन, 24 आवर यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन, कैसर फ्लिशर्स रिंग एंड जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के अंदर जैसे इसके अंदर अपन है ना कॉपर किलेटर्स देते हैं। कॉपर ये जो कहते हैं किलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, कॉपर को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करवाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन कहेंगे पेनिसिलेमिन जो होती है सबसे बेस्ट होती है कॉपर किलेटर, ठीक है। उसके बाद में हम जो है जिंक साल्ट वगैरह दे सकते हैं उस पर्सन को, जो कि क्या करेगा, कॉपर का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना इंटेस्टाइन के अंदर उसको ब्लॉक करने का काम कर देता है जिंक साल्ट वगैरह।
उसके बाद में अपन जो है पर्सन की डाइट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जो भी कॉपर वाली चीज़ें होती हैं जिनमें कॉपर होता है उसको वो कम से कम यूज़ करे, कम से कम उन चीज़ों को खाए। जैसे कि नट्स वगैरह आते हैं, चॉकलेट्स वगैरह आती हैं, या फिर जो ड्राइड फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें कॉपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो हम पर्सन को कहेंगे कि आप ऐसी चीज़ें डाइट के अंदर उनको अवॉइड कीजिए, ठीक है। एट लास्ट फोर्थ वन जो है, जब ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे कि एट लास्ट स्टेज ऑफ सिरोसिस है या फिर हेपेटिक फेलियर हो चुका है ये वगैरह वगैरह, देन अपन लास्ट के अंदर जो है लीवर ट्रांसप्लांटेशन वगैरह जो परफॉर्म करवा सकते हैं। सो ये जो है हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। इसके साथ हमने इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, डेफिनेशन, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स वगैरह सब कवर कर लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।